हेलो एवरीवन। आज हम इंडक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक। एलिमेंट्स में ये एलिमेंट डायनेमिक एलिमेंट होता है। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस स्टैटिक एलिमेंट था। उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है, वो कुछ अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकता, वैल्यू उसको टाइम के मान से चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इंडक्टेंस जो है, या इंडक्टर जो है, वो डायनेमिक एलिमेंट होता है और वो अपने अंदर कुछ स्टोर करके रख सकता है। कुछ मतलब एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। वो किस फॉर्म में रख सकता है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। मान लीजिए मेरे पास में कोई कंडक्टर है, यहाँ से यदि करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास एक फ्लक्स बनेगी, फ्लक्स स्टेब्लिश होगी। वो फ्लक्स किस टाइप की होगी? वीक फ्लक्स होगी। अब इसी कंडक्टर को यदि मैं इस तरह से ट्विस्ट कर देती हूँ एक कॉइल के फॉर्म में, और फिर इसके आसपास जो फ्लक्स होगी, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसके आसपास जो फ्लक्स स्टेब्लिश होगी, अब वो किस टाइप की फ्लक्स होगी? स्ट्रॉन्ग फ्लक्स होगी। ठीक। तो अब यहाँ क्या हो, इस यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? एक ही टर्न है, क्योंकि एक ही सिंगल कंडक्टर है और ट्विस्टेड नहीं है। यहाँ क्या है? मैंने ट्विस्ट किया है एक कॉइल के फॉर्म में, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स आ जाती है। तो यहाँ क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की बात आती है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, तो वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स, इसके बराबर होगा। तो यहाँ एन फाई जो है, फ्लक्स लिंकेज जो है, ये फ्लक्स लिंकेज किसके कारण से बना है? करंट के कारण से बना है। तो इसको क्या बोल सकती हूँ मैं? इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। वो कौन सा है? एल। तो यहाँ से एल हमको कितना मिल जाता है? एन फाई बाय आई। एल क्या होता है? एल होता है इंडक्टेंस। एन फाई को मैं एक और चीज बोल सकती हूँ, साई। फ्लक्स लिंकेज को हम साई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक। इसकी यूनिट क्या होगी इंडक्टेंस की? वेबर पर एम्पियर या हेनरी। ये इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर, क्योंकि फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट ले से नंबर है वो एक, तो इसलिए वेबर पर एम्पियर इसकी यूनिट होगी, या फिर हेनरी इसकी यूनिट होगी। ठीक। तो इसको एक एनालॉजी से भी हम समझ सकते हैं कि यदि कोई टरबाइन है हमारे पास में, ठीक, कोई टरबाइन है, उसके पास से यदि वाटर का फ्लो हो रहा है, हमारा जो पानी का बहाव है, उस पानी के बहाव के कारण से, उसकी जो गति है पानी की, उसके कारण से वो टरबाइन की जो ब्लेड्स रहेंगी वो रोटेट होंगी। तो इस तरह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके रोटेशन के इसमें बदल जाती है, रोटेशन की फॉर्म में आ जाती है। हमारा टरबाइन जो है वो मूव करने लगता है, वो भी काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है। तो वाटर का फ्लो यहाँ इक्विवेलेंट होगा किसके? करंट के फ्लो के। ठीक। अगर कोई इंडक्टेंस है, वो यदि फ्लक्स लिंकेज पे या करंट पे डिपेंड नहीं करता, तो वो किस टाइप का इंडक्टर कहलाता है? लीनियर इंडक्टर। जो कि किस पे निर्भर नहीं करता? यदि फ्लक्स लिंकेज पे निर्भर नहीं करता और करंट पर निर्भर नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इंडक्टर। अदरवाइज हमारा इंडक्टर जो होता है वो क्या कहलाता है? नॉन लीनियर इंडक्टर। इंडक्टर दो टाइप के हो सकते हैं। एयर कोर इंडक्टर हो सकता है, दूसरा हो सकता है आयरन कोर। एयर कोर इंडक्टर्स जो रहते हैं वो यूजुअली लीनियर इंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका मीडियम क्या होता है? एयर होता है। आयरन कोर इंडक्टर में मीडियम आयरन होता है और ये नॉन लीनियर टाइप के इंडक्टर्स होते हैं। अब हम जानेंगे सोलेनोइड का इंडक्टर। सोलेनोइड का क्या होता है? एक सॉफ्ट आयरन पीस होता है। ये एक सॉफ्ट आयरन पीस है। यदि मैंने उस पे कंडक्टर को इस तरह से वाउंड कर दिया, तो ये मेरा कहलाता है सोलेनोइड। मान लीजिए एल जो है वो लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया है। ठीक। तो हमारा जो इंडक्टर होगा इस केस में वो क्या होगा? जो हमारा इंडक्टर होगा एल, एल बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एल इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड।
तो यहाँ से हमको L का एक और एक्सप्रेशन मिल जाता है कि L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर A by L, which will be equal to L will be equal to mu n स्क्वायर A by L. यहाँ म्यू क्या है? म्यू परमिएबिलिटी है. म्यू इज इक्वल टू परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी जो होती है, परमिएबिलिटी कहलाती है एबिलिटी टू अलाउ द फ्लक्स टू पास थ्रू अ मैग्नेटिक मीडियम. किसी भी मैग्नेटिक मीडियम से फ्लक्स को पास करने की जो एबिलिटी होती है वो कहलाती है मटेरियल की परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी जो होती है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर. म्यू नॉट जो होती है वो क्या होती है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर. म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये क्या होती है? इससे रिलेटिव होती है. मतलब म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी. एयर के केस में ये होती है. इन केस ऑफ एयर ये 1 होती है और ये 1500 से 2000 के बीच होती है फॉर आयरन. म्यू आर. ठीक, तो आपका L का क्या रिलेशन आपको मिल जाता है? L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर A बाय L. ये आपका इंडक्टेंस का एक और रिलेशन आपको मिलता है. अब हम वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर जानेंगे. वोल्टेज जानने के लिए हम फैराडे के लॉ को याद करते हैं. अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या था? जब भी कोई कंडक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को कट करता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या है? जब भी कोई कंडक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को कट करता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. सेकेंड लॉ क्या बोलता है? ये ईएमएफ कितना होता है? ये ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसकी. या मैं इसको बोल सकती हूँ V इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी. एन जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. एन क्या है हमारे केस में? नंबर ऑफ टर्न्स है. ठीक, ये आपका एक रिलेशन. एक रिलेशन हम इंडक्टेंस का जानते थे. L इज इक्वल टू क्या होता है? एन फाई बाय आई. यहां से हमें फाई का रिलेशन मिलेगा. फाई इज इक्वल टू एल आई बाय एन. इसे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. इन वन यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एन डी डी टी ऑफ एल आई बाय एन. एन कॉन्स्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा? V इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एल आई. अब यहाँ पे दो केसेस बन जाते हैं हमारे. मान लीजिए इंडक्टेंस जो है मेरा, इंडक्टर जो है मेरा वो टाइम इनवेरिएंट है. टाइम इनवेरिएंट है इसका मतलब वो टाइम के मान से कांस्टेंट है. कांस्टेंट है तो मैं इसे बाहर ले सकती हूँ. V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. आई जो रहेगा वो आई ऑफ टी है, वो टाइम के मान से चेंज होता है. इसलिए एक रिलेशन आपको ये. मान लीजिए मेरा इंडक्टर किसी कारणवश टाइम इनवेरिएंट नहीं है, टाइम वेरिएंट है. टाइम वेरिएंट होगा उस केस में क्या होगा? ये क्या L इस केस में क्या है? टाइम इनवेरिएंट. 99% केसेस में हम यही मानते हैं कि इंडक्टर जो है हमारा वो टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट नहीं है. और हम क्या करते हैं यूजुअली जो भी फॉर्मूला है, जो भी रिलेशन आप किसी भी कैलकुलेशन में, मशीन्स में या पावर सिस्टम में या जहां पर भी नेटवर्क्स में जहां भी यूज करते हैं इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज का, तो आप यही रिलेशन यूज करते हैं. अदरवाइज यदि मान लीजिए टाइम वेरिएंट है किसी कारणवश, फॉर टाइम वेरिएंट इंडक्टर क्या होगा? इंडक्टर V is equal to L di by dt plus I dl by dt. ये कब वैलिड होगा? जब इंडक्टर का मान जो है, इंडक्टेंस जो है इंडक्टर का, वो टाइम के मान से यदि चेंज हो रहा है. मान लीजिए कोई इंडक्टर है वो चेंज होता है इस तरह से 1 प्लस कॉस ओमेगा टी. तो ये टाइम के मान से चेंज होने वाला टाइप का इंडक्टर है ये. उस केस में हम वोल्टेज यदि निकालेंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे. अदरवाइज यूजुअली आप 99.9% केसेस में कैसे निकालते हैं? एल डी आई बाई डी टी. एल को कांस्टेंट मानते हैं और इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं.
करंट थ्रू इंडक्टर क्या होता है हम वो देखेंगे। यहाँ हमें पता चला वोल्टेज क्या है हमारा, वोल्टेज हमारा है एल डी आई बाई डी टी। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा करंट थ्रू इंडक्टर, ये इतना वोल्ट्स है, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं तो क्या मिलेगा इस रिलेशन से। यदि मुझे करंट निकालना है तो कैसे निकालूंगी, वोल्टेज मुझे पता है एल डी आई बाई डी टी है, करंट आ जाएगा आई ऑफ एल इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ये आपका करंट थ्रू इंडक्टर होता है। इंडक्टर के अंदर से जो पास होने वाला करंट है वो इस तरह से होता है। यहाँ जो है ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से लगा के टी तक है। अब इसी को मैं दो भागों में बांट सकती हूँ। पहला बोल सकती हूँ इट विल बी इक्वल टू 1/L माइनस इन्फिनिटी टू 0 वी डी टी प्लस 1/L 0 टू टी वी डी टी। ये क्या हो जाती है हमारी, ये हो जाती है हमारी इनिशियल करंट या इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट आई, ठीक। ये इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट है, तो ये इसको मैं बोल देती हूँ आई ऑफ 0 माइनस से प्लस 1/L इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी वी डी टी। ये आपका होता है इंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट, इतना एम्पियर्स। तो इंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट हमारा ये रिलेशन होता है। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अगर पूछा जाए तो वो हमारा ये होता है। अब हम जानेंगे इंस्टेंटेनियस पावर पी ऑफ टी। पावर क्या होता है, पावर होता है प्रोडक्ट होता है वोल्टेज एंड करंट का, वी ऑफ टी एंड आई ऑफ टी का प्रोडक्ट होता है। वी ऑफ टी अभी हमने फाइंड आउट किया था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, P of t will be equal to L d I of t by dt into I of t। ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू होती है। अब हम जानते हैं एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है इंटीग्रेशन ऑफ पावर P of t dt माइनस इन्फिनिटी टू t, ठीक। यहाँ पे पावर क्या है हमें मालूम है, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू t एल डी आई टी बाई डी टी इंटू आई ऑफ टी डी टी, ठीक। तो इसमें से एल जो है हमारा कांस्टेंट, एल हम बाहर निकालेंगे तो एनर्जी क्या आ जाएगी, डब्ल्यू ऑफ टी एल माइनस इन्फिनिटी टू टी आई ऑफ टी डी आई, ठीक। डी आई ऑफ टी या डी आई सीधे आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसे इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, ठीक। लिमिट्स रखेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, ये जो हाफ है ये बाहर आ गया आपके, इंटू एल, ठीक, आई स्क्वायर। अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट हमारी टी है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक। यहाँ आई ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, आई ऑफ माइनस इन्फिनिटी होता है आई ऑफ 0, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। माइनस इन्फिनिटी मतलब t इक्वल्स टू 0 के पहले की बात, जिसका क्या होता है मान 0 एम्पियर। यदि आपका सर्किट क्लोज ही नहीं है तब शुरुआत में, तब आपका एनर्जी कितनी रहेगी, उसके करंट कितना फ्लो हो रहा होगा उसके थ्रू, 0 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। ये आपकी होती है एनर्जी, आई को आई ऑफ टी भी लिख सकते हैं, ठीक। एनर्जी इतनी जूल्स होती है, ठीक। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, और लिख सकते हैं हम इसको, एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एल आई इंटू आई। एल आई को मैं क्या बोल सकती हूँ, एल आई को मैं बोल सकती हूँ साई, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एल आई को बोल दूंगी मैं साई इंटू आई, कितने जूल्स। तो ये आपका होता है एनर्जी का रिलेशन। इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी कितनी स्टोर होती है, यदि हमें वो फाइंड आउट करना है तो हमें करंट वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, करंट के स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल होगी, ठीक। क्योंकि एल अगर आपने कांस्टेंट लिया है तो डायरेक्टली इसके स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल होगी।
इंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इंडक्टर के लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना होती है। वो बातें ये होती है कि इंडक्टर कभी भी इंस्टेंटेनियस करंट चेंज का अपोज करता है, मतलब इंस्टेंटेनियसली करंट को चेंज नहीं होने देता है इंडक्टर, ठीक है। और दूसरी एक और चीज होती है कि स्विचिंग के समय इंडक्टर जो रहता है, जैसे स्विच t=0 के पहले तक स्विच ओपन है, उसके बाद t=0 पे क्लोज किया, तो सडनली जैसे ही स्विचिंग हुआ उस समय इंडक्टर ओपन सर्किट जैसा काम करता है। साथ ही साथ स्टडी स्टेट में इंडक्टर जो रहता है वो शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है। इंडक्टर का सिंबल हमने देखा था, कुछ ऐसा होता है, ठीक, ये इंडक्टर है, लेकिन ये हमारा आइडियल इंडक्टर है। प्रैक्टिकल इंडक्टर में क्या होता है, ये आपका इंडक्टेंस बताएगा, साथ में एक रेजिस्टेंस भी होता है जो क्या दिखाता है, इस कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस बताता है। कोई भी कंडक्टर आइडियल तो होता नहीं है, आपने उसको कॉइल फॉर्म कर दिया, लेकिन उसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको कि आप उसके सीरीज में, इंडक्टर की सीरीज में दर्शाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल इंडक्टर, ठीक। और इसके एप्लीकेशंस में इंडक्टर का एप्लीकेशन होता है मशीन्स के लिए, इलेक्ट्रिक मशीन्स जो आप बनाते हैं उसके लिए आपको इंडक्टर की का जरूरत पड़ती है। दूसरा, आप SMPS एक्सेट्रा अगर डिजाइन करते हैं तो उसके लिए आपको इंडक्टर की जरूरत पड़ती है।